वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर दैट वाज फॉट इन बिटवीन 1775 टू 1782 बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मराठास। यहां पे थे मराठा, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए वैसे तो 4 आंग्ल मराठा युद्ध हुए और पहले युद्ध की शुरुआत हो गई 1775 में और खत्म होता है 1782 में। दूसरा युद्ध जो होगा वो होगा 1803 से लेकर 1805 तक और तीसरा यानी अंतिम युद्ध होगा वो होगा 1817 से 1818 तक। लेकिन आज हमारा टॉपिक ये रहेगा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि भारत में मराठा एक ऐसी शक्ति थे जिनमें वो पूरी क्षमता थी कि वो मुगल सत्ता का स्थान ले सके। लेकिन आपसी वैमनस्य, आपसी मनमुटाव, आपसी गुटबंदी ने उनको कहीं का नहीं रहने दिया भारत में। और भारत में मुगल साम्राज्य के बाद अंग्रेज जो हैं अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब रहे। ठीक है, हम देखेंगे कि देखिए 1775 तक पहुंचेंगे पहले। ठीक है, 1775 तक पहुंचेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या घटनाक्रम रहा जिसकी वजह से प्रथम आंग्ल मराठा वॉर हुआ। ठीक है, अगर आप देखें ब्रिटिशर्स की स्थिति तो आप देखेंगे कि 1757 में इन्होंने बंगाल में पलासी जीत ली थी। ये बंगाल है, देखिए ये बंगाल है, यहां पर इन्होंने पलासी जीत ली थी। उस समय बंगाल में बिहार और उड़ीसा भी शामिल था, बहुत बड़ा क्षेत्र था बंगाल। ठीक है, ये पहले इन्होंने 1757 में पलासी जीत ली थी, पलासी की लड़ाई, और एक तरह से वहां पे एक आधार बना लिया था पलासी की युद्ध के बाद। 1759 में बेदरा की लड़ाई जीतते हैं ये डचों के खिलाफ। बंगाल में ही बेदरा की लड़ाई हुई और इसमें डचों को इन्होंने खत्म कर दिया। डच यूरोपियन ताकत थे, ठीक है, डचों को इन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद 1760 में तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान, कर्नाटक युद्ध क्या था, इस क्षेत्र में यही क्षेत्र कर्नाटक कहलाता था, ये वाला कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भागों को यूरोपियंस कहते थे कर्नाटक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आज का कर्नाटक इधर है, उस समय का कर्नाटक किस तरफ था, कोरोमंडल तट की तरफ। आज का कर्नाटक मालाबार तट की तरफ है। तो ये जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, हाँ, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, उसमें तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान 1760 में वांडी वॉश का युद्ध हुआ और उसमें फ्रांसीसियों को हराकर फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों ने खत्म कर दी है 1760 में। ठीक है, उसके बाद देखिए 1764 में इन्हें बक्सर की जीत मिल जाती है इसी बंगाल में। 1764 में ये आ गए, बक्सर का युद्ध इन्होंने जीत लिया। ठीक है, बक्सर का युद्ध जीत लिया इन्होंने और यहीं पे इन्हें दीवानी मिल जाएगी। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद इनको बंगाल की दीवानी मिल जाएगी, यानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व का अधिकार, और पूरी तरह से अब राजनीतिक तौर पे इन्होंने अपने आप को बंगाल में स्थापित कर लिया 1764 में बक्सर की जीत के बाद। ठीक है, बंगाल उस समय का सबसे ज्यादा समृद्धशाली राज्य था। ठीक है, मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, राजस्व देने वाला ये राज्य था और इसलिए सभी यूरोपीय कंपनियां, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रेंच हो या ब्रिटिशर्स हो, सबकी नजर बंगाल पर थी और अंततः बंगाल पे अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया और राजस्व वसूली का अधिकार भी इनको मिल गया, यानी कि बंगाल के पूरे रेवेन्यू पर इनका अधिकार हो गया 1764 तक। ठीक है, और देखिए 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर भी युद्ध भी होता है। तो इस युद्ध के पहले एक आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका है।
तो अब आप देख लीजिए, ये है मैसूर का क्षेत्र, यहां पर ये है मैसूर का क्षेत्र, ये मैसूर है, और यहीं पे है मराठा ऊपर महाराष्ट्र की तरफ, ये मराठा है, ये मराठों का क्षेत्र है, और यहीं पे है निजाम, हैदराबाद के जो निजाम हैं ये यहां पे है, ये निजाम है, ठीक है। तो ये मैसूर हो गया, मैसूर मैं लिख देता हूं यहां पे, ये है मैसूर, मैसूर, मराठा और निजाम, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका है और इसमें मैसूर का पलड़ा भारी रहा था, ठीक है, और हैदर अली के नेतृत्व में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो मैसूर जीत चुका था हैदर अली के नेतृत्व में, और अंग्रेजों को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। अगर अंग्रेजों के लिहाज से देखें तो वो संधि थी मद्रास की संधि, ठीक है, तो वो हम पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए, इतने से आपका कंक्लूजन ये निकला कि ब्रिटिशर्स को भारत में दो तरह के ताकतों से लड़ना था। एक थे यूरोपियन ताकत, यूरोपियन शक्तियां थी, और दूसरी भारतीय शक्तियां थी। हाँ, यूरोपियन शक्तियों में पुर्तगाल, डच और फ्रेंच, जबकि भारतीय शक्तियों में आप देखेंगे तो मजबूत, सबसे मजबूत मराठे थे, मैसूर था और निजाम था, ठीक है, मैसूर, मराठा, निजाम, ठीक है। अब देखिए, पुर्तगालियों की शक्ति को भारत में डचों ने खत्म कर दिया था, पुर्तगालियों की शक्ति को भारत में डचों ने खत्म कर दिया था, जबकि सबसे पहले पुर्तगाल भारत आया था, ठीक है, उसके बाद डच आए थे, तब ब्रिटिशर्स आए थे और तब फ्रेंच आए थे, ठीक है। पुर्तगालियों की शक्ति को डचों ने खत्म कर दिया, तो मैं यहां ऑर्डर में लिख देता हूं। अगर आप बात अगर देखें तो यहां पर आप लिख दीजिए कि यहां पर ब्रिटिशर्स थे, एक तरह से मैं ब्रिटिशर्स लिख देता हूं, ये ब्रिटिशर्स और फिर फ्रेंच। तो यहां पर आप देखेंगे कि भारत में पुर्तगालियों की शक्ति को छीन कर दिया डचों ने, जबकि ब्रिटिशर्स ने डचों की शक्ति को खत्म कर दिया। 1759 में बेदरा की लड़ाई होती है और डच यहां पे खत्म हो जाते हैं, और फिर दो ही शक्तियां बच जाती हैं, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। 4 प्रमुख कंपनियां जो यूरोपियन ताकतें भारत आई थी, उसमें से चारों यही थे। अब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच भारत में अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए क्या होगा, कर्नाटक युद्ध होगा। इधर 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, उसी में से ये कर्नाटक युद्ध 1746 में शुरू हुआ और 1763 में जाके खत्म हुआ। तो 1760 में जब तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था, उसी समय कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, भारत में जो हुआ था वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो उसमें वांडीवास की लड़ाई होती है और उसमें फ्रांसीसियों को अंग्रेज जो हैं मात देते हैं, और इस तरह से भारत में राजनीतिक सत्ता जो है फ्रांसीसियों की कौन खत्म कर देगा, यही ब्रिटिशर्स इन फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता को खत्म कर देंगे, और इस तरह से एकमात्र शक्ति के रूप में ब्रिटिशर्स रह जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो हैं एकमात्र यूरोपीय ताकत रह गए भारत में। तो जो 2 ताकतें थी, यूरोपियंस और इंडियंस, उसमें ब्रिटिशर्स ने पुर्तगालियों को, डचों को और फ्रांस को खत्म कर दिया भारत में। अब इनका मुकाबला जब भारतीय शक्तियों से होगा, तो उसमें देखिए सबसे पहले उन्होंने बंगाल पे अधिकार कर लिया है, सबसे समृद्धशाली क्षेत्र है। हाँ, और एक युद्ध भी इन्होंने कर लिया है 1767-69 में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि बंगाल जीतने के बाद ये इधर मालाबार क्षेत्र पर, यहां जो मालाबार क्षेत्र है, ये मालाबार क्षेत्र है मैसूर के क्षेत्र में, जो मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और बहुत व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत ज्यादा था। तो यहां ये मालाबार क्षेत्र को जीतने के लिए इन्होंने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किया था, ठीक है। हालांकि इस युद्ध में अंग्रेजों को मात खानी पड़ी थी, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि यहां से यूरोपियन शक्तियों को खत्म कर दिया, अब बच गए यहां पे मराठे, मैसूर और निजाम। और मराठा जो है वो देसी शक्तियों में, भारतीय शक्तियों में सबसे ज्यादा
ताकतवर है और इसमें पूरी क्षमता है कि ये जो है भारत में ये मुगल साम्राज्य को रिप्लेस कर सके। लेकिन मैंने वही बताया कि इन मराठों में आपसी वैमनस्य, गुटबंदी थी, आपस में तनातनी थी, इसलिए मराठे जो है धीरे धीरे खत्म हो गए और अंग्रेजों ने मराठों को भी फाइनली हरा दिया है। ठीक है, तो यहां पर हम यही मराठों को देखने वाले हैं। तो अब देखिए, आपने समझ लिया दो तरह की शक्तियों में अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्स ने पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसियों को हराकर विदेशी शक्तियों को खत्म कर दिया। अब देसी शक्तियों की तरफ वो बढ़ चुके हैं, जिसमें एक युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊं कि 1761 में यहां पर हैदर अली आ गया था। मैसूर राज्य जो था, मैंने बताया था कि यहां पर विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था और विजयनगर साम्राज्य का जब अंत होगा तो यहां पर मैसूर स्टेट उभरता है और बाद में 1761 में यहीं पर हैदर अली मैसूर का शासक बनता है। 1761 एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है और 1761 में ही, ठीक है, मराठों को लड़नी पड़ती है एक लड़ाई, पानीपत का थर्ड बैटल। ठीक है, पानीपत का थर्ड बैटल 1761 में थर्ड बैटल होगा पानीपत का। ठीक है, और यहां पर थर्ड बैटल जब होगा तो इसी में मराठे जो हैं खत्म हो जाएंगे। ये अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ था, ये अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था और इसमें मराठों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था, अभी मैं बताऊंगा। और इसी समय जब मराठे देखिए बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे, एक बार ऐसा हुआ था कि ये अरब सागर से लेकर इनका विजय पताका जो है, इनका ध्वज जो है, ये बंगाल की खाड़ी तक था। ठीक है ना, तो ये हार गए और उसके बाद इनकी शक्ति जब कमजोर होने लगी तब यहां पर देखिए 1761 में हार गए थे और जैसे ही शक्ति कमजोर हुई इनकी तो 1764 में ये बंगाल जीत चुके थे। कौन? अंग्रेज। 1767 से 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इनका चल रहा था और फिर 1761 में जब उन्होंने देखा कि मराठे कमजोर पड़ गए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद, तब इनके मन में आया कि अब मराठों पर अटैक करने का समय आ गया है। ठीक है, इसको अभी हम पूरा डिटेल में समझेंगे तो फिर उसके बाद इनकी लड़ाई शुरू होगी 1775 में। तो 1775 तक अभी हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, पहुंचेंगे। आप समझिए, यहां पर अभी तक आप समझ गए। देखिए था क्या, मैं बताऊं कि मराठा, निजाम और मैसूर ये तीनों भी आपस में लड़ते रहते थे और इसी का फायदा जब बंगाल जीत लिया अंग्रेजों ने तो इसी का फायदा इन्होंने उठाना शुरू किया अंग्रेजों ने, क्योंकि ये तीनों शक्तियां आपस में दक्षिण भारत में लड़ रही थी। तो इनको लगा था कि ये इनमें जो मतभेद हैं उसका फायदा उठाया जा सकता है और इसीलिए उन्होंने पहले मैसूर पे अटैक कर दिया था, हालांकि उसमें हार गए थे। बाद में फिर ये मैसूर को खत्म कर देंगे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, उसमें खत्म हो जाएगा मैसूर। हाँ, उसके बाद आप देखेंगे कि मराठों को भी ये खत्म करेंगे और फिर निजाम को भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले पहुंचेंगे 1761 से 1775 तक की स्थिति देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में। लेकिन तत्काल आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब आप फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध पढ़ रहे हैं तो यहां पर देख लीजिए कि गवर्नर जनरल कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध के बाद, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान, और ये फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध खत्म हो जाएगा, ट्रीटी होगी, संधि होगी सलबाई की 1782 में। तो ये दो बातें अभी आप याद रखेंगे और फिर हम इस पे पहुंचेंगे, इस ट्रीटी में क्या हुआ ये सब बातें बताएंगे। देखिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय था। हुआ क्या था कि 1772 में तो वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बन के आया था, लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया जाता है, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और
तीनों दो अन्य प्रेसिडेंसी, यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी थी और यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी, आज मुंबई है, बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। यानी कि सबसे ताकतवर बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया था और सारे निर्णय यही लेता था। समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर आपने समझ लिया। हाँ, थोड़ा सा मैंने इसलिए बता दिया कि ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सी देशी शक्तियां थी और कौन सी विदेशी शक्तियां थी, जिससे अंग्रेज भिड़े और कामयाब हुए। ठीक है, तो विदेशी शक्तियां यानी कि यूरोपियन ताकतें जो थी, उनमें सबको हरा दिया था, सबको खत्म कर दिया था, पुर्तगालियों को, डचों को और फ्रांसीसियों को। जबकि अब ये लड़ रहे थे, बंगाल जीतने के बाद अब ये क्या करेंगे, बढ़ेंगे दक्षिण भारत की तरफ और मैसूर से, मराठों से और निजाम से इनका टसल शुरू होगा। ठीक है, कभी मराठे और निजाम अंग्रेजों के साथ हो जाएंगे, कभी मैसूर के साथ हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हमने आंग्ल मैसूर युद्ध में भी देखा था। तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे 1761 से लेकर 1775 तक पहुंचेंगे और फिर इस युद्ध में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। आप जानते हैं कि नादिर शाह ने भी आक्रमण किया था। ठीक है, और उसके बाद नादिर शाह जो ईरान का था, उसका सेनापति था वो। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, बाद में अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान को भी अपने नियंत्रण में लिया था और फिर भारत आया था लूटपाट के इरादे से। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि 1761 में जब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का समय है, तो यहां पर पेशवा कौन है, पेशवा ये हैं बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या है पेशवा। देखिए, अगर आपने मध्यकालीन भारत पढ़ा होगा तो वैसे तो मैं बता दूं कि मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे शिवाजी। उन पे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब मध्यकाल पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्हें कहा जाता था छत्रपति, यानी कि जो राजा है मराठों का वो छत्रपति होता था। लेकिन बाद में जो शिवाजी की पोस्टरिटी आती है, नेक्स्ट जनरेशन आता है, वो धीरे धीरे क्या करती है, छत्रपति के पद को खत्म कर दिया जाता है। और जो छत्रपति होता था ना मराठा साम्राज्य में, सबसे ऊंचा पोस्ट था शिवाजी के समय क्या, छत्रपति। शिवाजी छत्रपति कहलाते थे और उनके प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। ठीक है, यानी कि मराठा साम्राज्य में सबसे ऊपर छत्रपति और फिर उसके नीचे होता था पेशवा। ठीक है, उसका प्रधानमंत्री होता था छत्रपति का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि छत्रपति का पद खत्म कर दिया गया। ठीक है, और पेशवा जो है वही टॉप मोस्ट पद उसका कहा जाने लगा। यानी बाद में छत्रपति जैसा कोई पद नहीं रहा और उसका स्थान ले लिया इसी पेशवा ने। यानी प्रधानमंत्री यानी पेशवा जो है वही टॉप बॉस बन गया मराठा साम्राज्य का। तो ध्यान रखिएगा, शिवाजी के समय छत्रपति राजा को कहा जाता था और उसका प्रधानमंत्री होता था पेशवा। ठीक है, आगे चलकर कुछ दिनों तक तो ये चलन जारी रहा मराठा साम्राज्य में, छत्रपति का पद रहा। लेकिन बाद में छत्रपति का पद खत्म हो जाएगा और जो प्रधानमंत्री है यानी जो पेशवा है वही टॉप मोस्ट बॉस हो जाएगा। और फिर उसके बाद से पेशवा ही जो है सर्वे सर्वा, बाद के समय में आप देखेंगे कि सर्वे सर्वा पेशवा ही है। तो पेशवा मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, शिवाजी पर तो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पेशवा जो है वो बालाजी बाजीराव है, यानी कि मराठा साम्राज्य के टॉप मोस्ट पोस्ट पे, यानी कि बॉस कौन है मराठा साम्राज्य का, पेशवा है बालाजी बाजीराव। और पेशवा बालाजी बाजीराव के समय ही होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 1761 की बात मैं बता रहा हूं और इसमें मराठों, ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, ये लड़ाई किसके किसके बीच में होती है, मराठा और वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। अब
इसमें अहमद शाह अब्दाली का कुछ लोगों ने साथ दिया था। इसके साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ था? तो शाह आलम सेकंड, ध्यान दीजिएगा, शाह आलम सेकंड जो दिल्ली का बादशाह है, मुगल बादशाह है, उसने, और अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। ये अवध का नवाब है, ये तो मुगल बादशाह है। ये मुगल बादशाह है। तो ये जो लड़ाई होती है मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, और अहमद शाह अब्दाली का साथ ये दो लोग दे रहे हैं, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला। अब आप ये पूछेंगे कि इन लोगों ने अहमद शाह अब्दाली, एक बाहर से जो व्यक्ति आता है उसका साथ क्यों दे रहे हैं भाई? तो इसका रीजन ये था कि देखिए, मैंने अभी अभी बताया था कि मराठा जो थे वो देशी शक्तियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, और ये इतने ताकतवर थे कि पूरी संभावना थी कि एक दिन ये मुगल सत्ता का स्थान ले ले, इनमें इतनी क्षमता थी, ठीक है ना। तो ये जिस तरह से अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, और मैं आपको बताऊं एक समय ऐसा था कि अरब सागर से लेकर इन्होंने विजय पताका ये पूरे बंगाल की खाड़ी तक लहरा दिया था, अपना विजय ध्वज, ठीक है। तो एक तरह से दिल्ली में बैठे जो शासक हैं मुगल बादशाह, उनको डर है, क्योंकि इनकी जो क्षमता है, इनकी जो विजय यात्रा है, उसकी गूंज जो है दिल्ली तक पहुंच रही है, और इनको डर हो गया है कि ऐसा ना हो कि एक दिन जो ये मराठा हैं वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएं। और यही वजह था कि एक बाहर से आए हुए आक्रमणकारी, एक लुटेरे को इन्होंने अपना समर्थन दे दिया, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला ने मराठों के खिलाफ। और इसमें हुआ क्या कि इस युद्ध में मराठों की जबरदस्त हार होती है। इसमें बालाजी बाजीराव की तरफ से दो लोगों ने नेतृत्व किया था सेना का, ठीक है, नेतृत्व किया था बालाजी बाजीराव की तरफ से। इसमें थे सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था बालाजी बाजीराव की तरफ से। और इस युद्ध में मराठों की क्या हो गई, ये मराठे इस युद्ध में हार गए, और हारे ही नहीं, देखिए ये लोग तो खत्म ही हो गए। करीब 75,000 मराठे शहीद हुए। इसमें कोई ऐसा मराठा परिवार नहीं बचा था जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। तो हर परिवार से एक ना एक व्यक्ति की मृत्यु जरूर हुई थी, हर एक मराठे परिवार से। और इस तरह से बड़े बड़े योद्धा जो हैं मराठों के, वो खत्म हो गए थे। धन की बहुत ज्यादा हानि हुई थी, तो आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई, बड़े बड़े योद्धा भी चले गए, शहीद हो गए, और इस तरह से मराठे जो हैं बहुत कमजोर हो चुके थे। ठीक है, तो ये जो हार हुई, इस हार से क्या हुआ कि ये बालाजी बाजीराव जो पेशवा हैं, ये चले गए सदमे में और इनकी हो जाती है मृत्यु। ये जो बालाजी बाजीराव हैं, हार से, जो पानीपत की लड़ाई में हार होती है, इस हार से इनको सदमा लगता है। हाँ, और इस सदमे के बाद क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? बालाजी बाजीराव को। ठीक, बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद जो नया पेशवा बनेगा, वहीं से फिर कहानी आगे शुरू होगी, और फिर इस युद्ध की पृष्ठभूमि वहीं से तैयार होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब तक हमने ये देखा कि 1761 में जो थर्ड बैटल होता है पानीपत का, ठीक है, और उस समय पेशवा कौन है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के समय पेशवा कौन है? तो बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया था? ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो इन दो लोगों ने साथ दिया। ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, उसने साथ दिया था मराठों के खिलाफ एक बाहरी शक्ति का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनको लग रहा था कि एक दिन मराठे इतने ताकतवर होते जा रहे हैं कि ये दिल्ली में ना आकर बैठ जाएं और मुगल सत्ता को रिप्लेस कर दें। तो इस वजह से इन्होंने साथ दिया। ठीक है, तो यहां पर यह सवाल आएगा कि कौन था पेशवा? तो बालाजी बाजीराव। ठीक है, किसके किसके बीच में पानीपत का थर्ड बैटल हुआ? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। रिजल्ट क्या हुआ? मराठों की हार हो जाती है। साथ कौन दिया इसमें? अहमद शाह अब्दाली का शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है। ठीक है, युद्ध के नेतृत्व किसने किया था? तो सेना का नेतृत्व जो बालाजी बाजीराव की तरफ से किया था वो सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव ने। हालांकि अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप पढ़ेंगे फिर भी आप याद रखिएगा। लेकिन हार से ये इतने टूट गए बालाजी बाजीराव कि सदमे में चले गए और इनकी मृत्यु हो जाती है। मैंने अभी अभी बताया कि हर मराठा परिवार से कोई ना कोई मरा जरूर था। बड़े बड़े योद्धा खत्म हो गए थे और धन की तो हानि हुई थी, क्योंकि ये लूटने के लिए आया था अहमद शाह अब्दाली और ये लूट कर गया भी। ठीक है, तो आर्थिक दृष्टि से भी, आर्थिक रूप से भी मराठों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और यहीं से मराठे जो कमजोर होंगे, अंग्रेज जो क्या करेंगे कि अंग्रेज मराठों पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब यहीं से हम पृष्ठभूमि आगे का तैयार करेंगे। आपने अभी तक जो भी देखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन। तो अभी तक हमने क्या देखा कि 1761 में मराठों की जबरदस्त हार होती है पानीपत के थर्ड बैटल में। किसके खिलाफ? अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। और देखिए यहीं से मैंने बताया कि होगा क्या। देखिए होगा क्या कि 1761 का समय है, थर्ड बैटल है किसका? पानीपत का। ठीक है, और इसमें क्या होता है? मराठों की हार। मराठों की हार। और इसके बाद जो पेशवा हैं, कौन है? बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो जाएगी। यहां तक हमने देख लिया। अब देखिए ये बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद यहां पर दो लोग हैं। एक है, इनके उत्तराधिकारी के रूप में हम देख रहे हैं, तो एक है माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम फर्स्ट, और दूसरे हैं नारायण राव। दोनों इनके बच्चे हैं, नारायण राव। तो इनकी मृत्यु के बाद यही पेशवा बनते हैं माधवराव। माधवराव बन जाएंगे पेशवा। माधवराव प्रथम ये बनेंगे पेशवा। और इनके समय ऐसा होगा कि ये जो मराठा शक्ति कमजोर हो गई है, ये मराठे जो कमजोर हो गए हैं आर्थिक रूप से भी, और अपने बड़े बड़े योद्धाओं को खो दिया है, और सामरिक रूप से भी, मैंने सैनिक शक्ति भी इनकी कम हो गई है, आर्थिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं। तो अब क्या होगा कि यहां पर ये पुनर्गठित करेगा मराठा साम्राज्य को। माधवराव पुनर्गठित कर रहे हैं मराठा साम्राज्य को, पुनर्गठित करेंगे। पुनर्गठित, पुनर्गठित, पुनर्गठित करेंगे मराठा साम्राज्य को।
मराठा साम्राज्य को, हाँ जैसे कि बहुत सारे क्षेत्र निकल गए हैं तो मैसूर पे आक्रमण होगा, हाँ निजाम पे आक्रमण हो, तो बहुत सारे क्षेत्र इधर से जीते जाएंगे। ये अपनी शक्ति फिर बढ़ा रहे हैं और कहा जाता है कि माधवराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य को पुनर्जीवित कर दिया था, पुनर्गठित कर दिया था, ठीक है। और यही नहीं, इसने क्या किया था माधवराव प्रथम ने कि इसने जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, आपने पढ़ा होगा, और बक्सर की लड़ाई जब हुई थी उसमें किसके किसके बीच में हुई थी? देखिए त्रिगुट बना था। बंगाल का भगोड़ा नवाब था मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड जो कि दिल्ली का बादशाह है, और सुजाउद्दौला, ठीक है, जो अवध का नवाब है। तो बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम जो अवध भागा था, और दिल्ली का बादशाह मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड भी भागा था अवध, ठीक है। मीर कासिम भी अवध पहुंचा और शाह आलम सेकेंड भी अवध पहुंचा, ठीक है। हमने बताया था कि ये जो है अवध, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अवध का क्षेत्र है, ये अवध का क्षेत्र है और यहीं पे दिल्ली है। तो बंगाल से मीर कासिम पहुंचा कहाँ पे? अवध, और ये दिल्ली से भी पहुंचा शाह आलम द्वितीय, कहाँ पहुंचा? अवध पहुंचा। ये अवध का क्षेत्र है, अवध। तो तीनों यहीं पे इकट्ठा हो गए थे और फिर बक्सर की लड़ाई त्रिगुट सेना यानी कि मीर कासिम जो बंगाल का भगोड़ा नवाब है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है, इनकी त्रिगुट सेना और अंग्रेजों के बीच में हुई। और उसके बाद अंग्रेजों की जीत होती है। उसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया जाता है। यह इलाहाबाद की संधि हमने पढ़ी थी वहां पर। तो देखिए बड़ी बात यह है कि माधवराव प्रथम पुनर्गठित तो कर ही रहा है मराठा साम्राज्य को, और फिर ये शाह आलम सेकंड को जो कि पेंशन भोगी हो गया था, बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने इसे पेंशन भोगी बना दिया था, यह फिर दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठाता है। शाह आलम सेकंड को दिल्ली की गद्दी पर बैठा देता है। कौन? माधवराव प्रथम। देखिए ये जो कि पानीपत की लड़ाई में हारने के बाद किसके खिलाफ हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। उसमें बुरी तरह मराठा हारते हैं, मराठों का तहस नहस हो जाता है। और फिर इस सदमे से बालाजी बाजीराव जो पेशवा हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उनकी जगह नया पेशवा कौन आता है? माधवराव प्रथम। और ये फिर पुनर्गठित करता है मराठा साम्राज्य को, और शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर अगर ये बैठा सकता है तो सोचिए कि माधवराव प्रथम ने मराठा साम्राज्य को कितना मजबूत किया होगा, फिर दोबारा से किस तरह से खड़ा किया होगा। जो मराठा पेशवा पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को फिर दोबारा दिल्ली की गद्दी दिला सकता है, वो सोचिए कि कितना ताकतवर होगा। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि आखिर इस शाह आलम सेकंड ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में साथ किसका दिया था? मराठों के खिलाफ साथ दिया था अहमद शाह अब्दाली का। तो आखिर क्यों माधवराव प्रथम ने इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? यहां दिल्ली में क्यों बैठाया भाई? तो देखिए था क्या कि इसके पीछे की राजनीति होती है। तो देखिए था क्या कि अंग्रेज बक्सर की लड़ाई जीत चुके हैं, और जीतने के बाद ये बड़ी तेजी से क्षेत्र के विस्तार में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो और उनका स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज गति से वो बढ़ रहे हैं। एक युद्ध हो चुका है यहां पर, देखेंगे आप 1767 से 69 तक ये युद्ध हो चुका है मैसूर का। हाँ, इस समय जब ये युद्ध होगा ना, उसके पहले मैसूर में ये जो है मैसूर, यहां प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका है, जो कि 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ था? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। तो देखिए
माधवराव प्रथम जो पेशवा बना है बालाजी बाजीराव की जगह, उसको लगता है कि अंग्रेज बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा, और जिस तेजी से ये आगे बढ़ रहे हैं, अपना विस्तार कर रहे हैं, तो अगर शाह आलम द्वितीय को फिर दोबारा इस दिल्ली की गद्दी पे हम बैठा देते हैं, तो इससे होगा क्या कि थोड़ा सा अंग्रेजों का ध्यान बट जाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा अंग्रेजों का ध्यान बट जाएगा तो उनकी स्पीड को रोका जा सकता है, जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यही सोचकर उसने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया, ताकि अंग्रेज एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो जाएं कि दिल्ली कम से कम सिंबॉलिक तौर पे ही सही, लेकिन दिल्ली पे जो पेंशन भोगी जिस मुगल बादशाह को इन्होंने बना दिया, वो दोबारा आकर दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया है, तो उन्हें इसको भी नियंत्रण में लेना है, और कुछ जो बिल्कुल वो दिल्ली की तरफ से निश्चिंत हो गए थे, वो निश्चिंतता इनकी खत्म हो जाए। तो इस वजह से माधवराव प्रथम ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, लेकिन इनकी भी मृत्यु हो जाएगी 1772 में। 1772 में इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। जब 1772 में मृत्यु हो जाएगी, तो अब बन जाएगा पेशवा कौन? इसके बाद, इस मृत्यु के बाद पेशवा बन जाएगा माधवराव के बाद पेशवा बन जाएंगे नारायण राव। ये पेशवा बनेंगे। ठीक है, ये पेशवा बनेंगे, पहले माधवराव और फिर नारायण राव। लेकिन यहां पर एक और व्यक्ति है, नारायण राव का चाचा रघुनाथ राव। ठीक है, रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है राघोवा। ठीक है, राघोवा। इसको ये बात अच्छी नहीं लग रही है और ये खुद चाहता है पेशवा बनना, लेकिन माधवराव की मृत्यु के बाद बन कौन जाता है? नारायण राव। ठीक है, अब ये षड्यंत्र करेगा और इसका मर्डर करवा दिया जाएगा। कब इसका मर्डर करवा दिया जाएगा? 1773 में। 1773 में इस नारायण राव का भी मर्डर हो जाएगा, और अब रघुनाथ राव क्या करेगा? ये खुद को पेशवा डिक्लेयर कर देगा, और उसके बाद मर्डर हो जाएगा, और फिर इसके बाद रघुनाथ राव अपने आप को कहेगा कि मैं अब पेशवा हूं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक आप समझ गए होंगे। देखिए, पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई, उसमें मराठों की जबरदस्त हार। हाँ, और इस हार की वजह से पेशवा बालाजी बाजीराव सदमे में आते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद इनके दो बच्चे हैं, एक माधवराव प्रथम और नारायण राव। तो पहले माधवराव प्रथम जो हैं ये पेशवा बनते हैं। हाँ, बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद ये पेशवा बनते हैं। देखिए, लिख दिया है मैंने, पेशवा बनेंगे, और ये पुनर्गठित करेंगे मराठा साम्राज्य को, और शाह आलम सेकंड को दिल्ली की गद्दी पे भी ये बैठा देंगे। ठीक है, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है 1772 में, और उसके बाद, इनकी मृत्यु के बाद, ये जो दूसरा इनका बेटा कहें नारायण राव, ये बन जाता है पेशवा। जो बात अच्छी नहीं लग रही है नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव यानी राघोवा को, अब एक षड्यंत्र के तहत 1773 में नारायण राव की मृत्यु हो जाती है, करा दी जाती है, मतलब हत्या कर दी जाती है, और फिर रघुनाथ राव ये पेशवा बन जाता है, अपने आप को कहता है कि मैं पेशवा हूं। लेकिन यहां पर एक बड़ी ही मजबूत और बड़े कद के मराठा सरदार हैं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस, इनका एक नाबालिग बेटा है। ठीक है, इनका एक नाबालिग बेटा है नारायण राव का। ठीक है, नारायण राव का एक नाबालिग बेटा है, नारायण राव का नाबालिग लड़का ये।
राव नारायण राव, या इनको माधवराव द्वितीय भी कहेंगे। तो ये माधवराव या इसी को कहा जा रहा है माधवराव सेकेंड, माधवराव द्वितीय। ये बना दिया जाएगा पेशवा, किसके द्वारा? नाना फडणवीस के द्वारा। नाना फडणवीस के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक देखिए, माधवराव की मृत्यु होती है, नारायण राव पेशवा बनते हैं, और रघुनाथ राव जो नारायण राव के चाचा है, ये बात अच्छी नहीं लगती। 1773 में एक षड्यंत्र के तहत नारायण राव की हत्या कर दी जाती है, यहां पे लिखा है मैंने। और फिर ये रघुनाथ राव जो इसका चाचा है, नारायण राव का ये चाचा है, देखिए ये कौन है? इसका चाचा है, चाचा है, ठीक है। नारायण राव का चाचा है रघुनाथ राव, ऐसे लिख दीजिए, नारायण राव का चाचा है रघुनाथ राव, ठीक है। नारायण राव का चाचा कौन है? रघुनाथ राव। तो अब इसकी नारायण राव की मृत्यु जब हो जाएगी तो ये खुद को राघवा क्या करेगा? पेशवा बताएगा कि हम ही अब पेशवा हैं, ठीक है। लेकिन इस बीच एक चाल चल देंगे, जो बड़ी ही मजबूत कदकाठी और बड़े योद्धा थे नाना फडणवीस, हाँ, मराठों में। तो नाना फडणवीस क्या करेंगे? ये नारायण राव का नाबालिग बेटा है माधवराव नारायण राव, और इसी को कहा जाता है माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय इसको बना देंगे पेशवा। कौन बना देगा? ये नाना फडणवीस, ठीक है। नाना फडणवीस जब माधवराव सेकंड को, यानी नारायण राव के बेटे को बना देंगे पेशवा, तब यहीं से टसल शुरू होगा रघुनाथ राव और ये माधवराव सेकंड में गद्दी के लिए संघर्ष शुरू होगा, और यहीं से बात आगे बढ़ेगी। यही टसल जो है मराठों को दो खेमे में बांट देगा, एक रघुनाथ राव और दूसरा माधवराव सेकंड। देखिए 1773 तक हम पहुंच गए हैं। तो अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है पानीपत के तीसरे बैटल के बाद। 1761 में होता है पानीपत का तीसरा बैटल। उसके बाद माधवराव प्रथम बनते हैं पेशवा, ठीक है, उनके उत्तराधिकारी के रूप में। माधवराव प्रथम जो हैं उनकी मृत्यु 1772 में होती है, और फिर उनके बाद बनते हैं नारायण राव, ठीक है। नारायण राव का नारायण राव की हत्या कर दी जाती है एक षड्यंत्र के तहत, जिसमें शामिल है नारायण राव का चाचा राघवा, यानी रघुनाथ राव। यह 1773 की घटना है, और रघुनाथ राव खुद को पेशवा घोषित करता है मराठों का। लेकिन तभी नारायण राव के नाबालिग पुत्र माधवराव सेकंड, या आप कहेंगे नारायण राव माधवराव या माधवराव नारायण राव, तो कुछ भी कह ले, माधवराव द्वितीय जो है नाबालिग पुत्र है किसका? नारायण राव का। उसको बना दिया जाता है पेशवा, ठीक है। और जब उसको पेशवा बना दिया जाएगा, ये नाबालिग है, तो यहीं से इन दोनों में फिर टसल शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो रघुनाथ राव चाहता ही है बनना पेशवा, लेकिन चूंकि नाना फडणवीस ने माधवराव सेकंड को बना दिया, ठीक है। तो अब ये दो गुट में मराठा बट चुके हैं। एक पेशवा का गुट हो गया माधवराव सेकंड का, और एक राघवा रघुनाथ राव का, जो कि चाह रहा है इसकी जगह पेशवा बनना। अब देखिए क्या होगा कि चूंकि ये है नाबालिग, माधवराव सेकंड तो है नाबालिग, ये नाबालिग हैं, और ये पेशवा किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये पेशवा बनाए गए हैं नाना फडणवीस के द्वारा। तो अब ये, तो यहां जब ये नाबालिग हैं, तो
साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का संचालन कैसे होगा? तो संचालन के लिए क्या किया जाता है, चूंकि ये नाबालिग हैं और इसलिए साम्राज्य संचालन के लिए, साम्राज्य संचालन के लिए नाना फडणवीस प्लस एक और मराठा सरदार हैं महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, इन लोगों ने बना दिया एक बारभाई काउंसिल, बारभाई परिषद, बारभाई काउंसिल कहिए या बारभाई परिषद कहिए, थोड़ा सा इसको इन्होंने बना दिया बारभाई परिषद, जिसमें 12 सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं, 12 मेंबर हैं। और इसके प्रमुख मेंबर के रूप में कौन है? नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। इन्होंने ही बारभाई परिषद बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि ये जो पेशवा माधवराव सेकंड बने हैं 1773 में, ये नाबालिग हैं, राजकाज ठीक से नहीं चला सकते, ठीक है, संचालन इनके, चूंकि ये नाबालिग है तो संचालन करना इनके लिए संभव नहीं है, तो इनको सिंबॉलिक तौर पे इन्होंने गद्दी पे बैठा दिया है, पेशवा की गद्दी पर, और खुद संचालन देख रहे हैं। कैसे? तो एक बारभाई परिषद बनाया गया जिसमें 12 सदस्य हैं, और यही बारभाई परिषद जो है ये साम्राज्य का संचालन कर रही है, ठीक है। यही बारभाई परिषद जो है ये साम्राज्य का संचालन करेगी, ये बारभाई परिषद जो है ये साम्राज्य का संचालन करेगी, ठीक है। और इसके प्रमुख सदस्य के रूप में देखिए नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया है। यहां तक बात समझ में आपको आ गई कि संचालन कैसे किया जाएगा, चूंकि पेशवा तो नाबालिग है। अब आते हैं इस पर, ये राघोआ जो कि शुरू से ही पेशवा बनना चाहता था, अब जब इसका जो एम्बिशन है उस पर पानी फिर गया, तो अब ये क्या करेगा राघोआ? ये पहुंचेगा बंबई के अंग्रेज अधिकारियों के पास। ये है बंबई, ठीक है ना, बंबई। तो बंबई के अंग्रेज अधिकारियों के पास ये राघोआ पहुंच जाएगा और कहेगा कि भाई आप हमको मदद कीजिए पेशवा बनाने में, ठीक है, आप पेशवा बनाइए, आप जो कहेंगे सो हम आपको देंगे। और इन दोनों के बीच इस बात को लेकर अंग्रेजों और रघुनाथ राव में होती है संधि, और यह संधि होती है सूरत की संधि, जो कि 1775 में होती है। 1775 तक हम पहुंच गए, ठीक है। यही सूरत की संधि 1775 में होती है, और इसमें क्या क्या बातें कही जाती हैं? इसमें कहा जाता है कि जो अंग्रेज हैं वो राघोआ को बना देंगे क्या? पेशवा। राघोआ को बनाया जाएगा, राघोआ को बनाया जाएगा पेशवा, पेशवा, ठीक है। और इसके बदले अंग्रेज क्या करेंगे? राघोआ को, यानी कि मराठों को, जो ये गुट है, अगर ये मराठों का पेशवा बन जाता है तो फिर ये क्या करेगा? ये राघोआ जो है, यानी मराठे जो हैं, ये क्या देगा? सालसेट और बसीन, ठीक है, किसको देगा? अंग्रेजों को, ठीक है। यहीं पे बंबई में सालसेट और बसीन है। और फिर इसके अलावा अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज राघोआ को देंगे ठीक है, करीब करीब 2500 या कहीं 1500 भी मिलता है, सैन्य समर्थन देंगे राघोआ को। जब ये
अब 2 गुट में बटा हुआ है तो इनको तो राघवा को इन मराठों से तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी तो ये पेशवा बन पाएगा। तो सूरत की संधि जो 1775 में होती है, इसमें अंग्रेजों और राघवा के बीच तय होता है कि राघवा को पेशवा बना दिया जाएगा। राघवा अंग्रेजों को सालसेट और बसीन देगा, बंबई में जो सालसेट और बसीन आइलैंड है, द्वीप है, और अंग्रेज जो हैं राघवा को सैन्य समर्थन देंगे। और ये जो सेना होगी, इस सेना का खर्च जो है, ये जो सैन्य समर्थन होगा तो इसका खर्च जो है, ये खर्च वहन कौन करेगा? राघवा यानी कि मराठे करेंगे। जब ये पेशवा बन जाएगा तो मराठों का पेशवा बन जाएगा ना, पूरे मराठों का। तो खर्च कौन देगा? सैन्य समर्थन जो इसको देंगे तो राघवा देगा। और इसके लिए, इस खर्च वहन के लिए राघवा ने तय किया कि सूरत और ये भड़ोच, सूरत और इस समर्थन के लिए, खर्च वहन के लिए सूरत प्लस भड़ोच, इसका जो राजस्व होगा, रेवेन्यू, वो अंग्रेजों को जाएगा। समझ गए यहां तक? यहां तक मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। देखिए 1773 में पेशवा कौन बन रहा है? माधवराव सेकेंड, जो कि नाबालिग है, ठीक है। साम्राज्य का संचालन ये नहीं कर सकता, ठीक है। और इसलिए नाना फडणवीस, जो कि जिन्होंने बना दिया है माधवराव सेकेंड को पेशवा, तो अब एक सिंबॉलिक तौर पे वो जानते हैं कि ये नाबालिग हैं माधवराव द्वितीय, तो ये शासन का संचालन नहीं कर सकते। तो नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया, एक और बड़े मराठा सरदार हैं, वो दोनों मिलके एक बार भाई काउंसिल का गठन कर देते हैं। और इस बार भाई काउंसिल में 12 सदस्य होते हैं, ठीक है। और ये डिसाइड किया जाता है, मेन तो यही लोग हैं, बार भाई काउंसिल के मेन सदस्य 2 लोग हैं, और बाकी और भी इनके अलावा 10 लोग हैं, टोटल 12 है। और ये कहा जाता है कि अब यही बार भाई परिषद जो है साम्राज्य का संचालन करेगी। ये बात हो गई। राघवा चाहता है इनकी जगह पेशवा बनना। अब राघवा क्या करेगा? कैसे पेशवा बन पाएगा? तो ये भागेगा अंग्रेजों के पास कि भाई मुझे बना दो पेशवा, जो कहोगे वो करेंगे। तब इनके बीच में सूरत की संधि हो जाती है 1775 में, और राघवा जो है ये इस तय होता है कि राघवा को पेशवा बना दिया जाएगा। हाँ, और किसके साथ ये संधि होती है? बंबई प्रेसिडेंसी में जो सरकार बैठी हुई है अंग्रेजों की, तो बंबई में अंग्रेज जो बैठे, जो अंग्रेज अधिकारी, इनके साथ होती है। बंगाल को अभी ये सब पता नहीं है। और बंगाल में कौन है? यहां पर बंगाल में यहां पर बैठा हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स। समझिएगा, यहां पे कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। आ जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा वॉर के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तभी मैंने पहले ही आपको ये लिखवा दिया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल में बैठा हुआ है, इसको पता नहीं है कुछ भी। आप जानते हैं कि बंगाल के अधीन ये मद्रास प्रेसिडेंसी भी है, यहां पे मद्रास है, ठीक है, ये मद्रास है। ये भी प्रेसिडेंसी जो है ये यहां भी अंग्रेज है, ये भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया है, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन है। और बंबई प्रेसिडेंसी भी वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन है। मैं बताता हूं आपको, बार बार बता रहा हूं कि वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में गवर्नर के तौर पे आया था, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसमें यह तय होता है कि जो बंगाल का गवर्नर है वो अब गवर्नर जनरल होगा और उसके अधीन ही आएंगे शेष 2 प्रेसिडेंसीज, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बंबई प्रेसिडेंसी। ये दोनों अब चले गए बंगाल के अधीन। यानी सर्वे सर्वा कौन है? सर्वे सर्वा वॉरेन हेस्टिंग्स है। हाँ, टॉप बॉस यही है तीनों प्रेसिडेंसी को अगर देखा जाए तो। हाँ, और इसी का डिसीजन जो है माना जाएगा। यहां पर यह तय कर दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में। यहां पर जब संधि होती है सूरत की तो ये बंबई के साथ होती है और यहां पे तय हो जाता है कि राघवा को पेशवा बनाया जाएगा। और राघवा अंग्रेजों को क्या देगा? तो राघवा अंग्रेजों को ये सालसेट और बसीन दे देगा। बंबई के क्षेत्र में आते थे ये आइलैंड।
और अंग्रेज फिर क्या देंगे, तो अंग्रेज राघवा को सैन्य समर्थन देंगे इसके लिए, क्योंकि लड़ाई लड़नी है पेशवा बनाने के लिए, तो सैन्य समर्थन अंग्रेज देंगे। और इस सैन्य समर्थन जो देंगे, जितना सैनिक देंगे, उसका खर्च वहन कौन करेगा, राघवा करेगा। और राघवा ने इसके लिए ये अग्री हो गया कि ये सूरत और भड़ोच जो कि मराठों के ही अधीन आता था, उसका राजस्व जो है वो अंग्रेजों को दे देगा। और इसी के राजस्व से ये जो सैन्य समर्थन किया जा रहा है राघवा को, इस सेना का खर्च सूरत और भड़ोच के राजस्व से चलेगा, रेवेन्यू से चलेगा। तो ये बात यहां तक तय हो गई। देखिए, इस संधि से बंबई के जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो भी खुश हैं कि चलो भाई, अगर ये काम हम कर लेते हैं, हाँ, अगर हम मराठों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और रघुनाथ राव को हम बना देते हैं पेशवा, तो यहां पर मराठा साम्राज्य का पेशवा कौन हो जाएगा, हमारा आदमी हो जाएगा रघुनाथ राव। और इस तरह से हम इसको नियंत्रण में ले लेंगे। और हमारा, चूंकि बंगाल की जो सरकार है वो तो अपना जो नंबर है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो डायरेक्टर्स की नजर में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो तो बैठे हुए लंदन में, तो उनकी नजर में इनका वर्चस्व तो बढ़ रहा है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं, पलासी जीत चुके हैं, बक्सर जीत चुके हैं। तो इनको लगता है कि अगर यहां पे हम भी कुछ कर लेते हैं तो हमारा भी नंबर बढ़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नजर में, हमारा इमेज अच्छा हो जाएगा। और साथ साथ हमारा ही आदमी यहां पर रहेगा, मतलब राघवा अगर बनता है तो अंग्रेजों का ही आदमी होगा, और इस तरह से हम मराठा साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। यही सोच के क्या करते हैं कि संधि के बाद जो अंग्रेज हैं, जो बंबई में अंग्रेज अधिकारी बैठे हुए हैं, ये यहां पर अंग्रेज बैठे हुए हैं बंबई में अंग्रेज, तो ये अटैक करते हैं मराठों पर और अर्रास का युद्ध होता है। अर्रास का युद्ध होता है, अर्रास का युद्ध होता है। तो अटैक तो करते हैं, लेकिन अर्रास के युद्ध में यहां पर क्या होता है, अंग्रेज जो हैं हार जाते हैं, अंग्रेजों की हार हो जाती है। तो पहला झटका यहां पर बंबई के जो अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी, उनको लग गया। इन्होंने रघुनाथ राव के साथ जो संधि की, उस संधि के आधार पर इन्होंने मराठों पे अटैक किया, लेकिन अर्रास के युद्ध में ये हार गए। ठीक है, तो अर्रास के युद्ध में हार जाते हैं। ये 1775 तक आप पहुंच चुके हैं। अब हारने के बाद इसकी खबर पहुंचेगी वॉरेन हेस्टिंग्स के पास। अभी तक वॉरेन हेस्टिंग्स को इसकी जानकारी नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग्स को के पास इसकी जब खबर पहुंचेगी तो वो बड़ी नाराज होगा भाई, कि बिना मेरे पूछे आपने क्या कर लिया ये। हाँ, वो जानता था, असल में वॉरेन हेस्टिंग्स को पता था कि मराठे अभी बहुत स्ट्रांग है, तो अभी तत्काल इन पर इस तरह से हमला करना सही नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जिद में आके बंबई के अंग्रेज अधिकारियों ने राघवा से गुपचुप संधि की, सूरत की, और फिर अटैक कर दिया, लेकिन इसमें हार हो गई। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स इससे नाराज हुआ और ये खारिज कर देगा सूरत, क्योंकि अधिकार तो इसी के पास है, अधिकार बंगाल के पास है, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कौन है, मद्रास प्रेसिडेंसी भी और बंबई प्रेसिडेंसी भी। तो इन दोनों के बारे में निर्णय कौन लेगा, बंगाल प्रेसिडेंसी, और यहां का बॉस कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर में ही ये तीनों हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। तो अब वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करेगा कि ये जो सूरत की संधि है इसको वो नहीं मानेगा, और वो संधि करेगा दूसरा, किसके साथ, मराठों के साथ दूसरी संधि होगी, जिसमें नाना फडणवीस हैं, और वो होगी पुरंदर की संधि, और उसमें फिर माधवराव सेकंड को पेशवा मान लिया जाएगा। लेकिन फिर आगे और पेच फंसेगा, मैं अभी बताऊंगा। तो चलिए आप अभी यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया कि सूरत, देखिए सूरत की संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा एग्जाम में कि सूरत की संधि में क्या क्या बातें हुई थी और किसके किसके साथ हुआ था। तो सूरत की संधि बंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेज अधिकारियों और राघवा जो कि
एक मराठा है उसके साथ हुआ था। क्यों हुआ था? ताकि राघोवा को पेशवा बनाया जा सके। इस संधि में क्या क्या चीजें थी? तो राघोवा को पेशवा बनाया जाएगा। राघोवा अंग्रेजों को इसके बदले क्या देगा? सालसेट और बसीन, बंबई के पास है सालसेट और बसीन, वो राघोवा दे देगा अंग्रेजों को। यहीं पे होगा, बंबई प्रेसिडेंसी में ही आता था मराठों के पास, तो यहीं पे दे देगा, ये सालसेट और बसीन दे देगा। इन्हीं के अंडर में आता था वो सालसेट बसीन, मराठों के क्षेत्र में था, वो दे देगा। और राघोवा को अंग्रेज क्या देंगे? अंग्रेज देंगे राघोवा को सैन्य समर्थन। ये जो लड़ाई होगी मराठों के ही खिलाफ, एक मराठा जा रहा है, ठीक है, अंग्रेजों के साथ मिलकर, तो सैन्य समर्थन देगा। और ये जो सैन्य होगा, सेना होगी, इसका खर्च कौन वहन करेगा? राघोवा वहन करेगा। कैसे करेगा? तो सूरत और भड़ोच जो है इसका राजस्व अंग्रेजों को दे दिया जाएगा, ताकि इसके राजस्व से वो इस सेना का खर्च वहन कर सके। तो यहां तक बात आपकी हो गई। हाँ, आप लीजिए स्क्रीनशॉट और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन। तो अभी तक हमने देखा कि एक संधि हुई बंबई के अधिकारियों के साथ राघोवा की, राघोवा प्लस अंग्रेज। ये अंग्रेज जो हैं ये बंबई के अधिकारी हैं, बंबई के अंग्रेज अधिकारी हैं। और यहां पे हो गई सूरत की संधि, सूरत की संधि। लेकिन इस संधि का कोई लाभ अभी तक राघोवा को इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब अंग्रेजों ने, बंबई के अधिकारी जो हैं अंग्रेज अधिकारी, इन्होंने यहां पर हमला किया मराठों पर, तो अर्रास का युद्ध हुआ और उसमें इनकी हार हो गई। किसकी? अंग्रेजों की। अब जब ये खबर पहुंच रही है बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स के पास, अभी तक वॉरेन हेस्टिंग्स को ये खबर नहीं थी। ये बड़ी नाराज हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, बिना हमारे परमिशन के आपने संधि कर ली, और युद्ध करने का या संधि करने का अधिकार किसके पास है? वॉरेन हेस्टिंग्स के पास, क्योंकि ये गवर्नर जनरल है और इसके अधीन बंबई प्रेसिडेंसी भी है और मद्रास प्रेसिडेंसी भी है। तो यहां के अधिकारी या यहां के अंग्रेज अधिकारी बिना इससे पूछे कैसे कोई युद्ध कर सकते हैं? इस वजह से जब वॉरेन हेस्टिंग्स को पता चलता है तो ये सूरत की संधि को खारिज कर देगा। ये 1775 में हुआ था, सूरत की संधि जो हुई थी ये 1775 में हुई थी। अब 1776 में यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स करेगा मराठों के साथ पुरंदर की संधि, लेकिन ये दूसरे गुट के मराठे होंगे। यहां तो राघोवा था, अब यहां पर माधवराव सेकेंड का गुट जो है, जो कि नाबालिग पेशवा है, माधवराव सेकेंड के साथ जो ऑलरेडी पेशवा है, जिसको बनाया है नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ने। हाँ, तो इस गुट के साथ माधवराव सेकेंड प्लस अंग्रेज, हाँ ये आप लिख सकते हैं, ये नाना फडणवीस गुट के मराठे हैं, यानी माधवराव सेकेंड जो अभी पेशवा है, नवीस। अब ये वॉरेन, यहां के अंग्रेज अधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है कि अब माधवराव सेकेंड वाले गुट से, यानी कि मराठों का जो नाना फडणवीस का गुट है, जो माधवराव सेकेंड को सपोर्ट कर रहा है, इसके साथ ये कर लेता है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ये 1776 है और टाइम है 1776। ठीक है, ये संधि खारिज कर दिया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, सूरत की संधि को ये खारिज किया। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्योंकि यहां के निर्णय, यहां का भी निर्णय लेने का अधिकार किसको है? बंगाल के गवर्नर जनरल को है। क्यों? क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी भी और मद्रास प्रेसिडेंसी भी हाँ इसी के अधीन है। ठीक है, तो आप समझिए कि यहां पर पुरंदर की संधि हो गई और तब क्या हो गया, राघोवा जो था, राघोवा की के सारे एम्बिशन पे पानी फिर गया। इस संधि में
वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह सोचा कि भाई माधवराव सेकंड को पेशवा बनाए रखा जाएगा। माधवराव सेकंड जो हैं यही पेशवा रहेंगे। पेशवा और सालसेट जो था ये अभी भी रहेगा किसके पास? अंग्रेजों के पास। यह निर्णय यहां की वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व वाली बंगाल की प्रेसिडेंसी ने कर दिया। ठीक है, यानी कि सूरत की संधि में तय किया गया था कि रघुनाथ राव होगा पेशवा मराठा साम्राज्य का। वहीं जब बंगाल प्रेसिडेंसी ने वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में पुरंदर की संधि कर ली तो यहां पर नाना फडणवीस के गुट की जीत होती है। यानी माधवराव सेकंड जो है, जिसको नाना फडणवीस ने बनाया था पेशवा, उसको पेशवा बनाने पर अग्री हो जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स और कहते हैं भाई सालसेट हमारे पास ही रहने दीजिए। ठीक है, यह बात हो गई। अब यहां तय यह होता है कि आखिर क्यों इसने वॉरेन हेस्टिंग्स ने ऐसा किया। तो देखिए यहां पर ऐसा था कि ऑलरेडी मैंने अभी अभी बताया है कि वॉरेन हेस्टिंग्स इस बात को, देखिए उसको गवर्नर जनरल बनाया गया है तो कुछ सोच के बनाया गया है, ज्यादा समझदार होगा, ज्यादा टैलेंटेड होगा, इसलिए इन दोनों को इनके अधीन रखा गया है। ये तो सोच रहे हैं कि भाई अपना आदमी हो जाएगा रघुनाथ राव यहां पर मराठा साम्राज्य का पेशवा, और हमारा नंबर जो है थोड़ा बढ़ेगा, हमारा इमेज बन जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है वो हमें अप्रिशिएट करेगी, कुछ प्रमोशन दे सकती है, कुछ इनाम दे सकती है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स का सोचना था कि यहां पर देखिए प्रथम, ये 1776 की बात है, 1700 मैंने अभी बताया 1767 से 69 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका है। यानी ऑलरेडी अंग्रेज जो हैं वो मैसूर के साथ उलझे हुए हैं। यहां पर मैसूर में कौन था? हैदर अली था। प्रथम आंग्ल मैसूर हो चुका था और ये हुआ किस लिए था? ये मैसूर जो है, मैसूर के क्षेत्र में जो मालाबार क्षेत्र है मसालों के लिए फेमस है, इसी पर अंग्रेज चाहते थे कि अपना नियंत्रण स्थापित करे और इसी को लेके ये युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। हालांकि इस युद्ध में अंग्रेज मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ हुआ था ये युद्ध, इसमें अंग्रेज हार गए थे। तो ऑलरेडी मैसूर के साथ ये प्रथम युद्ध हो चुका है, तो मैसूर के साथ उलझे हुए, ठीक है ना। तो इसने सोचा वॉरेन हेस्टिंग्स ने कि अभी मराठों के साथ उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मैसूर के साथ आगे भी लड़ाई हो, और प्लान तो था ही, आप जब आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ रहे होंगे, मैंने पढ़ाया भी था, तो किस तरह से अंग्रेज प्लान करते हैं मैसूर के खिलाफ और मराठों को और निजाम को अपने साथ मिलाते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को लगता है कि नहीं, मराठा और निजाम जो है इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है आगे मैसूर के खिलाफ, तो अभी बेटर है कि ये बात मान लिया जाए और यथास्थिति वहां बरकरार रखा जाए। जो मराठा, जो नाना फडणवीस का गुट है, ये तो अकेले है राघवा, ठीक है ना, कुछ लोग इसके साथ होंगे, एक गुट बन गया था मराठों का, कि अगर हम यहां पर छेड़ते हैं मराठों को तो बाद में ये भी रख जाएंगे और मैसूर के खिलाफ जब ये अभियान चलाएंगे अंग्रेज तो उसमें साथ नहीं देंगे। तो दो मोर्चों पे लड़ाई करना अंग्रेजों के लिए कठिन हो जाएगा, इसलिए इसने सोचा कि तत्काल अभी मराठों को शांत कर देते हैं और अभी ध्यान कंसंट्रेट करते हैं मैसूर पर, ठीक है। यही सोच के उसने क्या किया, ये संधि कर ली, ठीक है। तो दो संधि आपने देख ली, एक संधि बंबई के साथ हुआ, दूसरा संधि बंगाल के साथ हुआ। यह संधि राघवा के साथ हुआ, यह संधि माधवराव द्वितीय जो बनाया गया है नाना फडणवीस के द्वारा, पेशवा जो नाबालिग है, हाँ,
उसकी उस मराठा ग्रुप के साथ होता है और ये पुरंदर की संधि कहलाती है 1776 में। इसमें मान लिया जाता है कि रघुनाथ राव नहीं, माधवराव द्वितीय ही पेशवा रहेगा और सालसेट जो है अंग्रेजों के पास ही रहेगा। तो ये बात हो गई। यहां राघवा की उम्मीदों पर वारेन हेस्टिंग्स ने पानी फेर दिया और माधवराव सेकंड जो है वो डिक्लेयर हो गया। अब देखिए इस बात को लेके यहां बात तो हो गई, लेकिन बंबई के जो अंग्रेज अधिकारी हैं ये इस पुरंदर की संधि से नाराज हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स से, और ये ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खबर कर देंगे। ठीक है, ब्रिटेन में जो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठती है लंदन में, वहां पे खबर भेजेंगे। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि दो संधियां थी, एक सूरत की संधि, एक सूरत की संधि, सूरत और पुरंदर। तो किसको मान्यता दी जाएगी भाई, किसको मान्यता दी जाएगी? तो आखिर अगर यहां पर देखा जाए तो इस हिसाब से तो वारेन हेस्टिंग्स सही है, क्योंकि इसी के पास अधिकार था। बंबई के अधिकारियों ने कैसे कर लिया, अंग्रेज अधिकारियों ने इसके साथ बिना इससे पूछे। तो एक तरह से देखा जाए कि एक नजर में आपको लगेगा कि पुरंदर का जो संधि है वो सही है। ठीक है, और आपको लगेगा कि हाँ ये सही है पुरंदर की संधि। लेकिन इसके लिए आप देखेंगे कि आगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सूरत की संधि को मान्यता दे देगी और फिर एक युद्ध छिड़ जाएगा। ठीक है, बंबई के अंग्रेज अधिकारी वारेन हेस्टिंग्स से नाराज होंगे, वहां पे ब्रिटेन में खबर जाएगी और फिर सूरत की संधि को ही मान्यता दे दी जाएगी। और उनसे परमिशन लेके फिर मराठों के साथ लड़ाई होगी अंग्रेजों की। तो आखिर ऐसा क्या था, आपके मन में सवाल उठेगा कि एक नजर में जो यहां पुरंदर की संधि आपके नजर में सही लग रही है, लेकिन ये सूरत की संधि जो है, सूरत की संधि को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्यों मान्यता दे दी? अब देखिए यहां पर समझिएगा, थोड़ा सा विश्व इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, विश्व इतिहास में जाना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं। ये देखिए, ये है देखिएगा, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ठीक है, थोड़ा विश्व के इतिहास पर नजर डालिए। ये हम देख रहे हैं ये है अफ्रीका। ठीक है, और यहां से देखिए ये है यूरोप, ये यूरोप है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। यहां पर देखेंगे तो ये होगा इंडिया। अफ्रीका थोड़ा ऐसे बना सकते हैं, यहीं पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको इंडिया दिखाई देगा, ये इंडिया यहीं पे। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे इंडिया दिखाई देगा। ठीक है, तो इंडिया से हमें नहीं देखना, नहीं मतलब है अभी। यहाँ है ब्रिटेन, देखिए यही ब्रिटेन है। तो अब सोच देखिए, आपको पता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली थी। यहाँ से निकला था स्पेन से, वो ये स्पेन है, ये तो पुर्तगाल है, ये स्पेन है। यहाँ से निकल के ये पहुँच गया था, भारत की खोज में निकला था, लेकिन ये पहुँच गया था अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका में आप जानते हैं कि विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों ने जाके अमेरिका पे कब्जा किया था। ठीक है, अमेरिका पे कब्जा किया था और यहां आपको कच्चा माल था, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, और खासकर कपास। ठीक है, कपास। ब्रिटेन में
मशीन है। औद्योगिक क्रांति आपको पता है कि ब्रिटेन में हो चुका था। हाँ, आपको पता है कि 1453 में ही आप देखेंगे उसके आगे पुनर्जागरण का दौर आता है और फिर 1453 से पुनर्जागरण का दौर शुरू होता है यूरोप में, और फिर औद्योगिक क्रांति हो जाती है और ब्रिटेन में बहुत तेजी से औद्योगिक क्रांति होती है और यहां पर मशीन बहुत सारे बन जाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो आप देखेंगे कि औद्योगिकरण यहां पे ब्रिटेन में हो रहा है और यहां पे मशीन, कल कारखाने, मशीन, ये सब यहां पे है, ठीक है। और यहां पे अफ्रीका में देखिए, ये ब्रिटेन है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये अफ्रीका है। तो यहां पे मैन पावर है और मैन पावर का मतलब यहां पे दास है, दास, स्लेव। तो ब्रिटेन करता क्या था कि 1700, जब तक ये अमेरिका आजाद नहीं हुआ, तो 1776 में ये आजाद होता है अमेरिका, ठीक है, यूएसए को आजादी मिलती है। तो यहां पे हुआ क्या, आप देखेंगे कि यहां पे कपास है। तो ब्रिटेन क्या करता है कि यहां पे ये रॉ मटेरियल से यहां पे कपड़ों का प्रोडक्शन कर रहा है, यहां पे कपास है, कच्चा माल है। तो ब्रिटेन ने एक ट्रायंगल बनाया था और वो ट्रायंगल कैसा था, देखिए, ये यहां से क्या करता था, यहां से ये कपास ले जाता था, कहां पे, ब्रिटेन। रॉ मटेरियल, कच्चा माल ले जाएगा, कपास ले जाएगा और यहां पे कपड़े बनेंगे। मशीन है, यहां पे कल कारखाने हैं, औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। उसके बाद ये क्या करेगा कि ये देखिए, ये है अफ्रीका, यहां पे कच्चा माल ले जाएगा, जैसे कपास उपस ले जाएगा, यहां पे बनेगा क्या, उसका प्रोडक्शन होगा, कपास से कपड़े बनाए जाएंगे, फिर यहां अफ्रीका और अन्य देशों में बेचा जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो दास हैं, इस दास को ये ले जाएंगे सस्ते मूल्य पे, सस्ते दाम पे यहां पे दास मिलते थे, मजदूर मिलते थे। तो इसको ये यहां पर अमेरिका ले जाएंगे और इन अमेरिका में इन दासों, यहां से दास खरीदेंगे अफ्रीका से, अमेरिका में जाकर ये बेच देंगे। ये अमेरिका है, अमेरिका में जाकर बेच देंगे। और इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर के लिए, यहां खेती में इन्वॉल्व था अमेरिका उस समय, तो एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए इनको दासों की बहुत आवश्यकता थी। तो अंग्रेज यहां से दास उठाएंगे, दास खरीदेंगे, यहां पे दास को बेचेंगे और इससे इनको सस्ते रेट पे कपास मिल जाएगा। उस कपास को ये ले आएंगे ब्रिटेन, ठीक है, और यहां पे वो कपास कपड़े के रूप में तैयार होगा मशीनों में। तो ये उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया था, हाँ, अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका का, ठीक है ना। ये ट्रायंगल जो था, इसी के सहारे वो व्यापार किया करते थे। यहां से कच्चा माल लेंगे, खासकर कपास लेंगे, कपास को ब्रिटेन ले जाएंगे, यहां पे मशीन है, कल कारखाने हैं, औद्योगिकरण है, कपास यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा कपड़ों में, इन कपड़ों को अफ्रीका में बेचा जाएगा, अन्य देशों में भी बेचा जाएगा। अफ्रीका से ये दास ले जाएंगे, दास खरीदेंगे, इन दासों को ये बेच देंगे यहां अमेरिका में, और दास बेचने के बदले इन्हें सस्ते रेट पे कपास मिल जाएगा। तो ये चल रहा था ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन ऐसा कर रहा था, इस तरह से उसने ट्रायंगल बनाया था, हाँ, एक त्रिकोण बनाया था और इसी के सहारे वो व्यापार कर रहा था। लेकिन 1776 के आसपास, आप जानते हैं 1776 के आसपास ये अमेरिका जो है, 1776 के आसपास ये जो अमेरिका है, अमेरिका ये आजाद हो जाता है, आजाद हो जाएगा। उसके बाद ब्रिटेन को यह कपास मिलना बंद हो जाएगा, ब्रिटेन को यह कपास मिलना बंद हो जाएगा। जब ब्रिटेन को यह कपास मिलना बंद हो जाएगा, फिर ब्रिटेन क्या करेगा, अब उसकी नजर होगी इस महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जहां पे यहां पर ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये इसी मराठों के क्षेत्र में कपास है, कपास है, क्योंकि यहां पे काली मिट्टी है,
काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है। तो अब क्या होगा कि 1776 में ये आजाद कब होगा, देखिए मैं लिख दूं, आजाद हो जाएगा अमेरिका 1776 के अराउंड, ये अमेरिका को आजादी मिल जाती है, ठीक है ना। तो अब जब आजादी मिल जाएगी तो ये जो सप्लाई चेन है ये खत्म हो जाएगा, कपास मिलना बंद हो गया। तब इनको कपास तो चाहिए ब्रिटेन को, तब ये भारत की तरफ देखेंगे और कहां पे, मराठे वाले क्षेत्र में, मराठा जब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ये जो मराठों का क्षेत्र है यहां पर ये देखेंगे, जो कि यहां पर कपास है, ठीक है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो अब इसकी नजर, इनकी नजर यहां पर है। तो अमेरिका में कपास मिलना बंद हो गया अमेरिका से, तो अब इनकी नजर मराठों के कपास वाले क्षेत्र पर है। और यही रीजन है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के पुरंदर की संधि को मान्यता ना देकर, ठीक है, सूरत की संधि को मान्यता दे दिया गया, क्योंकि यहां पर मराठा के साथ वॉरेन हेस्टिंग्स संधि कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी चाह रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, कि नहीं इस पे कब्जा किया जाए ताकि यहां का जो कपास का क्षेत्र है उस पे उनका अधिकार जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। और यही सोचकर ब्रिटिश अधिकारियों ने सूरत की संधि को मान्यता दे दी। और फिर आगे क्या होगा कि सूरत की संधि को मान्यता देने के बाद फिर एक लड़ाई होगी। ये जो बंबई के अंग्रेज अधिकारी हैं उन्हें परमिशन मिल चुका है, और फिर ये मराठों पे एक बार फिर अटैक करेंगे। और ये अटैक होगा कैसे, ये अटैक होगा 1780 के आसपास, 79 में, और यहां पे तेलगांव की लड़ाई होगी, लेकिन मराठे फिर हार जाएंगे, ठीक है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले आप इन दोनों को देख लीजिए कि किस तरह से एक सूरत की संधि आप देखिएगा, ये किसके साथ हुआ, हाँ, एक देखिएगा पुरंदर की संधि, इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। और आपको पता है कि कपास की वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स के पुरंदर की संधि को, जो ब्रिटिश अधिकारी इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस संधि को मान्यता दे दी। और फिर जो बंबई के अधिकारी हैं वो एक बार फिर अटैक करेंगे, कहां पे, मराठों पे। और इस बार बंबई के अंग्रेज अधिकारी और कौन से अंग्रेज अधिकारी, बंबई के अंग्रेज अधिकारी जो हैं वो फिर अटैक करेंगे मराठों के क्षेत्र पर, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर अब युद्ध होगा फिर 1779 में, 1779 में एक युद्ध होगा। यहां पे मैं मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं ताकि यहां पे मैं कुछ लिख सकूं। यहां तक तो आपने समझ लिया होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, ये जो 1779 में ये बंबई के अंग्रेज अधिकारी जो हैं, हाँ, वर्सेस मराठा, ये युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है तेलगांव का युद्ध, तेलगांव युद्ध होगा। और इसमें भी अंग्रेज जो हैं इनकी हार हो जाएगी, ये हार हो जाएगी। और फिर रिजल्ट होगा बड़गांव की संधि होगी। बड़गांव की संधि होगी कब, 1779 में। 79 में। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए अब ये क्या है, इसमें क्या होगा, एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटा दिया जाएगा। हाँ, हालांकि ये अंग्रेजों की हार हो जाती है तो शर्त किसकी होगी, शर्त मराठों के शर्त पे ये करेंगे।
फिर मराठे जीत जाएंगे, तो इनके लिए अपमानजनक संधि है बड़गांव की संधि। तो कई बार ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको संधियों को भी याद रखना पड़ेगा, ऑर्डर इसका संधियों का। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहले आपने देखा सूरत की संधि, तो सूरत की संधि 1775 में होती है। फिर पुरंदर की संधि, पुरंदर होगी 1776 में। फिर तेलगांव बड़गांव की संधि होगी, कई बार मैच करने के लिए दे देता है, 1779 में, ठीक है। और बाद में आप देखेंगे ये अंतिम 1782 में सलबाई की संधि के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पुरंदर सूरत 1775 में, पुरंदर 1776 में और बड़गांव 1779 में। इन 3 संधियों का ऑर्डर, और ये कई बार मिलाने के लिए दे देता है या जंबल्ड वे में दे देगा, बोलेगा मिलाइए, हाँ सही मैच कीजिए। तो यहां पर देखिए बड़गांव की संधि हो गई 1779 में, ठीक है। अब जो है देखिए वारेन हेस्टिंग्स से तो इन लोगों ने पंगा ले लिया था, हाँ वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ जाके इन्होंने शिकायत की थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो बंबई के, और यहां तो ये दोबारा हार गए, पहले अर्रास में हारे, अर्रास के युद्ध में हारे, फिर ये बड़गांव की संधि ने करनी पड़ी, तेलगांव का युद्ध भी हार गए, ठीक है। फिर भी वारेन हेस्टिंग्स ने सोचा कि भाई चलो अपने ही भाई बिरादर है, आखिर सब चीज ठीक है, अपने ही तो अंग्रेज अपने ही भाई बिरादर है, तो हेल्प करना चाहिए। तो अब वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि 1780 में कई झड़पें हुई, और 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने 1780 में अब आ जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ये वारेन हेस्टिंग्स 2 तरफा अटैक करता है, एक करता है पूना से और एक करता है ग्वालियर से, ठीक है। पूना वाले में तो ये हार जाएंगे, लेकिन ग्वालियर वाले में इनको सफलता मिलेगी 1780 में। तो 1780 में यहां तक इसमें सफलता मिल जाती है, लेकिन बाद में देखिए एक बड़ी घटना होती है। 1780 आप देखेंगे 1780 से 1784, और ये कौन सा समय है, ये सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध का जो टाइम है वो है 1780 से 1784, ठीक है। यहां पर देखिए 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने यहां ग्वालियर में इसको सफलता मिल भी जाती है, लेकिन आगे 1782 आते आते देखिए ये वो समय है जब मैसूर के साथ फिर युद्ध शुरू हो गया है, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के साथ शुरू हो चुका है, ठीक है। 80 से 84 यानी 82 आते आते 1782 आते आते वारेन हेस्टिंग्स को यह लगेगा कि चलो भाई यहां तो हम जीत गए, लेकिन ऐसा करते हैं कि यहां पर एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हो चुका है, ठीक है ना, और इस युद्ध में जरूरत पड़ सकती है इसे मराठों की, ठीक है, इसे मराठों की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अच्छा है कि अभी तत्काल इस युद्ध को रोक दिया जाए, ठीक है, प्रथम युद्ध को रोक दिया जाए और एक संधि कर ली जाए, युद्ध विराम कर दिया जाए, ताकि बाद में यह सुविधा हो कि मराठों को अपने साथ लेकर मैसूर पे अटैक किया जा सके। क्योंकि अगर यहां पे मराठों के साथ भी लड़ता रहता और मैसूर के साथ युद्ध छिड़ ही गया है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, तो 2 मोर्चों पे लड़ाई करना कठिन हो जाता है इसके लिए। तब वारेन हेस्टिंग्स ने यह निर्णय लिया कि चलो भाई मराठों के साथ ये कर लेता है क्या, सलबाई की संधि, सलबाई की संधि कर लेगा, ठीक है। यही सलबाई की संधि जो है ये हो जाती है कब, 1782 में सलबाई की संधि, यही मैंने यहां पे लिखा है।
हाँ, यह युद्ध जो है सलबाई की संधि के साथ खत्म हो जाएगा। तो यहां तक आपने समझ लिया कि आखिर देखिए बड़गांव की संधि होती है 1779 में, और फिर यहां पर आप लिख सकते हैं सलबाई, यहां पर आप लिख सकते हैं सलबाई। सत्रह में। तो इन चारों युद्धों को आप याद रखिएगा, इन चारों संधियों को ऑर्डर में। पहले सूरत की ट्रीटी 1775, पुरंदर 1776, बड़गांव 1779 और सलबाई 1782। ठीक है, 1782 में इसी संधि के साथ इस युद्ध का अंत हो जाएगा। इस युद्ध के अंत होने का कारण क्या था भाई? तो मैंने बता दिया कि जब 1780 में ग्वालियर की तरफ से, 1780 में वॉरेन हेस्टिंग्स जीतता जरूर है, लेकिन फिर आगे 2 साल के बाद देखिए 1775 से 1782 तक चलता है। 2 साल के बाद ये वो समय है जब सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो चुका है। देखिए यहां पर 1780 से 1784 सेकेंड आंग्ल मैसूर, मैसूर के साथ हाँ अंग्रेज भिड़े हुए हैं। तो ये क्या सोचता है कि भाई अगर मराठों के साथ युद्ध जारी रहता है आगे भी, तो फिर आगे मैसूर के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, आगे जो अभियान होंगे, एक युद्ध पहले ही हो चुका है 1767 से 69, देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो चुका है। तो इसको लग जाता है कि आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि मराठों को जब तक साथ नहीं किया जाएगा, पहले शुरू में तो मिलाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लालच देकर, चाहे जैसे भी मराठों को, निजाम को अगर साथ रखना है तो इनके साथ संधि कर लिया जाए, ताकि बाद में हाँ मैसूर के साथ ये मराठों का और निजाम का इस्तेमाल कर सके हाँ मैसूर के खिलाफ। इस वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स ने यह उचित समझा कि संधि कर लिया जाए, ट्रीटी कर लिया जाए और मराठों के साथ इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, और यही हुआ, मराठों के साथ ये सलबाई की संधि हो जाती है। ठीक है, ट्रीटी हो जाती है सलबाई की, और ये प्रथम युद्ध जो है आंग्ल मराठा युद्ध यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इस सलबाई की संधि में क्या था, इससे पहले हम देख लेते हैं। एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सलबाई की संधि को देखते हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा देख लेते हैं कि सलबाई की संधि में क्या क्या था। ठीक है, सलबाई की संधि में क्या क्या था। सलबाई की संधि करता कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स करता है। किसके साथ? मराठों के साथ। ठीक है, यहां पर देख लीजिए सलबाई की संधि। सलबाई की संधि, सलबाई की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये जो है खत्म हो जाएगा 1782। इसमें क्या क्या चीजें हैं? तो सलबाई की संधि में आप देखेंगे, एक तो है कि अंग्रेज और मराठा ये एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटा देंगे, विजित क्षेत्रों को लौटा देंगे, पहला हो जाएगा। दूसरा, माधवराव सेकेंड, माधवराव सेकेंड ये पेशवा बने रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो सलबाई की संधि माधवराव सेकेंड के पक्ष में जा रहा है, और नाना फडणवीस गुट जो है या माधवराव सेकेंड का जो गुट है, राघोआ से अलग जो गुट है, उसके समर्थन में जा रहा है ये। ठीक है, और तीसरा जो है कि देखिए राघोआ भी था, तो राघोआ जो रघुनाथ राव जो माधवराव सेकेंड को हटा के पेशवा बनना चाहता था, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ तो देना था, तो चलो भाई कुछ तो दे दो। तो राघोआ को यानी कि रघुनाथ राव को पेंशन की, पेंशन भोगी बना दिया गया, कहा गया कि आपको पेंशन मिलेगा, निश्चिंत से रहिए। ठीक है, तो ये सलबाई की संधि जो थी ये यहां तक, ये सलबाई की संधि 1782 में, और ये संधि किसके किसके बीचों में होती है? किस बीच में होती है? अंग्रेज और मराठों के बीच में। और अंग्रेजों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कौन है यहां पे? वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी ये करती है। वॉरेन हेस्टिंग्स ही डिसाइड करता है कि सलबाई की संधि से उसको इस युद्ध को खत्म कर देना है। और आप देखेंगे भी बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था वॉरेन हेस्टिंग्स, हाँ सारी चालों को समझता था। उसको लग रहा था कि भाई देखिए सलबाई की संधि प्रथम ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है शुरू हो चुका है, हाँ, और 1780 से ही ये शुरू है।
द्वितीय सेकंड एंग्लो मैसूर वार, तो समझ रहा है कि भाई जल्दी से संधि कर लिया जाए और तभी इस मैसूर को खत्म करने में मराठों का साथ मिल सकता है। और वरना क्या होगा, अगर हम मराठों से संधि नहीं करते हैं और मराठों से युद्ध भी जारी रखते हैं तो मराठे मैसूर के खिलाफ अभियान में अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। ठीक है, हुआ भी यही कि भाई इसने संधि की और मराठों ने साथ देना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि ये जो सलबाई की संधि 1782 में होती है, इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तब होता है जब सारे एंग्लो मैसूर युद्ध खत्म हो जाएंगे। 1767 में एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ और 1799 में मैसूर राज्य को खत्म कर दिया गया और इसी के साथ टीपू सुल्तान की डेथ होती है और 1799 में मैसूर राज्य को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेते हैं अंग्रेज 1799 में। यानी देखिए कि सलबाई की संधि 1782 में, फिर सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 में शुरू होगा। उसके पहले 1767 से देखिए, 1767 से प्रथम आंग्ल मैसूर शुरू होता है, 1767 से 1799 तक ये चारों 4 एंग्लो मैसूर युद्ध वॉर्स ये फिनिश हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। और जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध होगा वो 1800, देखिए मैं लिख देता हूं, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो होगा वो 1803 से शुरू होगा। ठीक है, यानी 1803 से सीधे 1782 में संधि होती है, उसके बाद 1803 से सेकंड आंग्ल मराठा वार होगा, फिर 1805 तक चलेगा, फिर 1817 से 18 तक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यानी कि मैसूर को खत्म करने के बाद, हाँ, मैसूर जब चारों आंग्ल मैसूर युद्ध निपट जाएंगे और मैसूर को खत्म कर लिया जाएगा, ठीक है, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध निपट जाएंगे 1767 से 1799 तक और मैसूर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर अंग्रेज जो हैं फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से मराठों की तरफ बढ़ेंगे और मराठों पर चढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले उन्हें मराठों के समर्थन का लाभ लेना था मैसूर के खिलाफ। ठीक है ना, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो कि 1803 से शुरू होगा। एक बार आप सलबाई की संधि को फिर से देख लीजिए ताकि आपको याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ देता है कई परीक्षाओं में कि सलबाई के संधि के तहत क्या क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो देखिए अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी और मराठों के बीच हुआ था। इसमें हुआ यह था कि मराठे और अंग्रेज एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटा देंगे। माधवराव सेकंड जो है वो पेशवा बना रहेगा और राघोआ जिसकी नजर थी मराठा साम्राज्य के पर, वो पेशवा बनना चाहता था। हाँ, ये पेशवा तो नहीं बन पाया लेकिन इसको थोड़ा सा संतुष्ट किया गया कि चलिए भाई आपको पेंशन दिया जाएगा। तो एक तरह से राघोआ का मामला साफ कर दिया गया सलबाई की संधि के साथ। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।